जय हिंद दोस्तों, मास्टर्स इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन का 68वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए सेट नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, सेट नंबर 1 आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला जो प्रश्न है देखते हैं दोस्तों कि पहला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। वहीं संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, यह भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल में के सदस्य नहीं होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन नहीं होते हैं दोस्तों? तो राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं दोस्तों, यह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, जबकि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को पहचानिए। तो यहाँ पर गलत कथन कौन हो जाएगा? इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय ले जाया जा सकता है, यही यहाँ पर गलत कथन हो जाएगा, क्योंकि नीति आयोग के खिलाफ दोस्तों आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। संविधान के भाग 4 में नीति आयोग का उल्लेख है। नीति आयोग भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की एक अनोखी विशेषता कहा है, नीति निर्देशक तत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की थी? तो किस समिति ने की थी दोस्तों? तो यह किया था एल.एम. सिंघवी समिति ने। एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 5वां नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का कॉम है, अनुच्छेद 51 का कॉम है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में, यानी कि संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? तो किससे संबंधित प्रावधान किया गया है दोस्तों? तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा, केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा भाग 12 में वर्णित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 7वां नंबर प्रश्न, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज हम लोग देख रहे हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन का। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण शक्ति प्रदान करता है? तो विधि निर्माण शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 253। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? तो किस निर्णय को दोस्तों? तो आधारभूत संरचना का खंडन के लिए, आधारभूत संरचना के खंडन के लिए माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न है, संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो यह हो जाएगा भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। क्या हो जाएगा? भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 1966 ईस्वी में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष 1966 में जब यह गठित हुआ था दोस्तों, तो इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। कौन थे दोस्तों? मोरारजी देसाई 1966 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी दोस्तों मोरारजी देसाई थे, ये भी हमें याद रखना है। 11वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनना है दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं राज्यपाल के जो संबंध में हम लोग गलत कथन को चुनते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कि वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, बिल्कुल सही है। वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। बात करें फिर पेंशन राज्य के संचित निधि से, ये भी यहाँ गलत हो जाएगा। पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ये यहाँ सही हो जाएगा। तो 1 और 4 सही है, जबकि 2 और 3 गलत है। तो यहाँ पर गलत कथन को चुनना था दोस्तों, तो गलत कथन हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। 12वां नंबर प्रश्न है,
आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया है? तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया है? 103वां संशोधन द्वारा। 103वां संवैधानिक संशोधन द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण को संविधान संशोधन में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है 13वां नंबर प्रश्न, किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए अंकित किया गया है दोस्तों? तो वह शासक है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। नेक्स्ट है वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है दोस्तों? तो क्या कहा जाता है? जाता है अमाजू। क्या कहा जाता है? अमाजू। अगर आप लूसेंट सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया है दोस्तों मास्टर जी इन्फो यूट्यूब चैनल पर, अगर आपने लूसेंट सीरीज देखा होगा तो ये सेशन से आपको बहुत सारे प्रश्न लड़ते होंगे, क्योंकि अगर आप बीपीएससी बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं दोस्तों तो लूसेंट से 60 से 65% क्वेश्चन वहीं से आते हैं, तो पूरा लूसेंट आपको रट जाना है। ठीक है। 15वां नंबर प्रश्न है, ताम्रपाषाणकालीन स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य नवादा टोली से प्राप्त हुआ है। अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य नवादा टोली से प्राप्त हुआ है। चलते हैं 16वां नंबर प्रश्न की ओर। 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बोगाज कोई अभिलेख जो है दोस्तों यह एशिया माइनर का अभिलेख है, जिसमें 4 वैदिक देव देवताओं का उल्लेख है। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का जिक्र किया गया है। 17वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था? तो संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला शासक राजेंद्र प्रथम था, जो कि एक चोल शासक था। ठीक है दोस्तों, कि किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था? तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। 18वां नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है दोस्तों? तो देख सकते हैं कि यहाँ जो हो जाएगा दोस्तों, यह आंदोलन का नारा करो या मरो था, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके बाद आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ये भी बिल्कुल सही है। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ऑपरेशन टर्न ओवर चलाया गया, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन किया है, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 19वां नंबर प्रश्न की बात करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो न्याय दर्शन के यहाँ पर जो प्रवर्तक हो जाएंगे वो जाएंगे गौतम मुनि। गौतम मुनि न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। ठीक है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, ये भी हमें याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारत राष्ट्र कांग्रेस रख दिया गया था दोस्तों? तो किस संगठन का नाम बदलकर रखा गया था? तो भारत राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर 1885 में बदलकर भारत राष्ट्र कांग्रेस रख दिया गया था। भारत राष्ट्र संघ का नाम बदलकर 28 दिसंबर 1885 को भारत राष्ट्र कांग्रेस कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21वां नंबर प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो सुभाष चंद्र के बारे में गलत कथन को यहाँ पर पहचानना है दोस्तों। तो 1938 से 39 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बिल्कुल सही है। जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो गलत कथन को पहचानना था दोस्तों। बात करें 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया, ये भी यहाँ सही है, ये भी सही, सी भी सही। उन्होंने तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारे दिए, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होने वाला है, यही यहाँ पर गलत है। तो गलत कथन को पहचानना था। 22वां नंबर प्रश्न है, मसस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया था? तो मसस्त जागीर की जो शुरुआत है दोस्तों यह औरंगजेब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इब्न तूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न तूता मोरक्को शासक था दोस्तों। यह एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है, दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में किसे फांसी दिया गया था दोस्तों? तो किसे फांसी दिया गया था? तो 24 का यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इनमें से
कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। 25 का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन को यहाँ पर पहचानना है दोस्तों। तो गलत कथन, रोलेक्ट एक्ट के तहत सत्यपाल मलिक एवं किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभा चल रही थी, बिल्कुल सही है। जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा में गोली चलवाने का आदेश दिया था, ये बिल्कुल जनरल डायर ने दिया था, बिल्कुल सही है। हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन गठित किया गया था, बिल्कुल सही है। जनरल डायर को भारत सरकार ने पदोन्नति दी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 का ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए कहा कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है। तो यह किसने कहा था दोस्तों? तो यह कहा था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है। 27 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या तात्पर्य है? तो विजयनगर साम्राज्य में 58 से तात्पर्य है राजस्व विभाग। कौन सा विभाग? राजस्व विभाग। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिला दिया था? तो किसने मिला दिया था दोस्तों? तो गयासुद्दीन तुगलक ने मिला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी दोस्तों? तो अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी ग्वालियर के सिंधिया ने। ग्वालियर के सिंधिया ने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की पहचान करें। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है, अरुणा आसफ अली का संबंध स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन से था? तो अरुणा आसफ अली का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कौन थे? तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मित्र मेला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो 33 का यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है विनायक दामोदर सावरकर। बी.डी. सावरकर ने मित्र मेला संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने एवं निष्ठुर बर्बादी है, यह किसने कहा था? असहयोग आंदोलन के दौरान जो है दोस्तों विदेशी कपड़ों को जलाने को किसने यह कहा कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है, यह एक निष्ठुर बर्बादी है, यह रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। नेक्स्ट है, किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो किसने की थी दोस्तों? ये स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था, पहली एवं अंतिम बार। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। 38 नंबर प्रश्न है, टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच अंतिम जो युद्ध था दोस्तों यह लड़ा गया था 1793 में। 1793 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच अंतिम युद्ध, सॉरी दोस्तों 1793 नहीं हो जाएगा, 1799 में लड़ा गया था। टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के बीच अंतिम युद्ध 1799 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो भारत में क्रिप्स मिशन किसने भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 40 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब संपन्न हुआ था दोस्तों? तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के जो बीच समझौता हुआ था, यह समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो यह किसके द्वारा होता है? उपयुक्त में से एक से अधिक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई है दोस्तों? तो कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो 2250 कैलोरी। कितनी? 2250 कैलोरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूचियों को सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर सही मिलान करना है 44 का। तो देख सकते हैं दोस्तों, केसर जो है, केसर यह जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। काली मिर्च की बात करें तो यह केरल में होता है। हल्दी की दोस्तों बात करें तो हल्दी आंध्र प्रदेश में होता है। और जीरा की बात करें दोस्तों तो जीरा राजस्थान में होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी गई है? तो किस कीमत को दी गई है दोस्तों? तो यह दी गई है न्यूनतम समर्थन मूल्य को। न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो यह शिवरमन समिति की अनुशंसा पर जो है नाबार्ड की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 47 नंबर प्रश्न है, कृषि क्रांति एवं संबंधित क्षेत्र का कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो 47 का देखना है दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन बिल्कुल सही, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से बिल्कुल सही, कृष्ण क्रांति कपास उत्पादन से, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो बी और डी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित हुआ था? तो भिलाई इस्पात जो संयंत्र था दोस्तों, यह स्थापित हुआ था सोवियत संघ रूस के सहयोग से। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में मुद्रा का निकटतम प्रतिस्थापन यानी कि सन्निकटतम मुद्रा कौन सा है? तो 49 का यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है कि मुद्रा का जो निकटतम प्रतिस्थापन है उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों को दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वास्तविक आय पर प्रभाव अपरिवर्तित रहेगा। वास्तविक आय पर अपरिवर्तित रहेगा। 51 नंबर प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है दोस्तों? तो सबसे अधिक गरीबी दर छत्तीसगढ़ में है। सबसे अधिक गरीबी छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु मुख्य विशेषता है? तो यह क्या विशेषता है दोस्तों? तो यह विशेषता जो होने वाला है यह हो जाएगा अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु। अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की विशेषता है। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है दोस्तों? तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। 3 और बांग्लादेश से घिरा त्रिपुरा है। यह भी हमें याद रखना है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्न पर विचार कीजिए। तो 54 पर विचार करना है दोस्तों। तो बोल रहा है कि किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषता है? किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषता है? तो यहाँ देख सकते हैं, इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं क्या सब ऑप्शन दिया गया है। तो ये भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागर की यह विशेषता है। गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, असदाभार ओक के पेड़, ये सब भूमध्य सागर जलवायु की विशेषता है।
55 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो 55 में पूछ रहा है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। बारा लापचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, माना दर्रा, लिपू दर्रा, नीति दर्रा ये सब उत्तराखंड में है और जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सुमेलित नहीं है क्योंकि माना दर्रा उत्तराखंड में है। ठीक है। नेक्स्ट है नामचा बारवा हिमालय किस श्रेणी में स्थित है। तो नामचा बारवा जो हिमालय है यह हिमाद्री या वृहत हिमालय का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पटना के समीप गंगा नदी में किस दिशा से आकर गंडक नदी मिलती है दोस्तों। तो किस दिशा से आकर, तो उत्तर दिशा से आकर पटना के समीप गंगा नदी में गंडक नदी आकर मिल जाती है। नेक्स्ट है नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है यह क्या कहलाती है दोस्तों। तो यह मन कहलाती है। क्या कहलाती है, मन कहलाती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार पटना से मोकामा तक है। कहाँ तक है, पटना से मोकामा तक है। नेक्स्ट है चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है दोस्तों। तो चंदन का जो मैदान है बिहार के दक्षिणी पूर्व बिहार में स्थित है। बिहार के दक्षिणी पूर्व बिहार में जो है दोस्तों चंदन का मैदान बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 61 नंबर प्रश्न है मरुद्यान किसे कहा जाता है। तो मरुद्यान जो है दोस्तों यह रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र को मरु उद्यान कहा जाता है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी। तो दामोदर नदी घाटी की स्थापना की बात करें तो यह 7 जुलाई 1948 को हुई थी। 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन सा सही सुमेलित है। तो कौन सा सही सुमेलित है ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो जो कैंपोज है ये उत्तरी ब्राज़ील बिल्कुल गलत है। पंपास अर्जेंटीना है, बिल्कुल गलत है। लानोज वेनेजुएला है, यही यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सुमेलित ढूंढना था। 64 नंबर प्रश्न है कि हेलांस्की किस यूरोपीय देश की राजधानी है। तो हेलांस्की जो है दोस्तों यह किस देश की राजधानी है। तो फिनलैंड की राजधानी हेलांस्की है। फिनलैंड की राजधानी हेलांस्की है। ठीक है। 65 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में कौन सी जलधारा ठंडी नहीं है। कौन सी जलधारा ठंडी नहीं है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अलगुआस जो जलधारा है दोस्तों यह ठंडी जलधारा नहीं है। ये अलगुआस जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण है। नेक्स्ट है आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील बेकाल झील है। कौन सी झील है, बेकाल झील है। नेक्स्ट है 67 नंबर प्रश्न है टॉरेंस जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। तो टॉरेंस जो जलडमरू मध्य है दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के मध्य है। टॉरेंस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी द्वीप को जोड़ता है। ठीक है। 68 नंबर प्रश्न है वर्तमान में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है। तो वर्तमान में हीरे का जो है सर्वाधिक जो उत्पादन है दोस्तों यह किया जाता है रूस में। कहाँ किया जाता है, रूस में। सर्वाधिक उत्पादन रूस में होता है। नेक्स्ट है 69 नंबर प्रश्न। 69 नंबर प्रश्न है किसी भी देश के घरेलू सीमा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो किसको यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो 69 का जो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का कार्यालय को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है 70 नंबर प्रश्न दिसंबर 2020 में जारी भारत में तेंदुआ की स्थिति 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुआ की संख्या सर्वाधिक है। तो भारत के मध्य प्रदेश में तेंदुआ की संख्या सर्वाधिक है। भारत के मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या सर्वाधिक है, यह भी हमें याद रखना है। 71 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खोला गया। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के पटना में खोला गया है। नेक्स्ट है संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस के जयंती को
किस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है दोस्तों? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है। यूएन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है दोस्तों? तो 73 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में सर्वाधिक प्रवासी भारतीय है। 74 नंबर प्रश्न है कि एलन मस्क के द्वारा स्थापित कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपण कर नया कीर्तिमान हासिल किया था? तो 143 सैटेलाइट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक में खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हाल ही में कौन बन गई है दोस्तों? तो 75 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पीवी सिंधु। इसके बाद जो 10 प्रश्न है दोस्तों, ये आपके मैथ के हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जीके वाले प्रश्न को। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा वर्ष 2021 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हथियारों की खरीद आयात के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो ये पहला स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान? पहला स्थान आयात में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच 5 मार्च 2021 को आभासी शिखर वार्ता संपन्न हुई। स्वीडन के प्रधानमंत्री 2021 में कौन थे? ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 84 का यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है यह हो जाएगा स्टीफन लोफवेन। वर्तमान में ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, 85 के हाल ही में नियुक्त राष्ट्राध्यक्षों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? निकोलन पोंसियन अर्मेनिया का प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही है। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। जबकि सीरिया का राष्ट्रपति जो है इस्बन ओकान नहीं है, और गुइडोन बोलिडो पेरू के प्रधानमंत्री नहीं है। तो सी और डी दोनों गलत हैं दोस्तों। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद हैं। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक सम्मिलित नहीं है। 86 नंबर प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 का किसने जीता है? तो तमिलनाडु ने जीता है, बड़ौदा को हराया है। ये भी हमें याद रखना है। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इस समारोह के जो मुख्य अतिथि थे दोस्तों, इनका नाम है, मॉरिशस के यह प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ। प्रविंद जगन्नाथ 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 के जो संपन्न हुआ था, इसके मुख्य अतिथि थे। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। 88 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्ष सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी है दोस्तों? तो एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी है? उत्तराखंड के एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी है सृष्टि गोस्वामी, 20 वर्षीय। ठीक है, 89 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को क्रमशः 3 करोड़ और 1 करोड़ की राशि पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की है दोस्तों? तो किसे? राजस्थान को। किसे? राजस्थान को। राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मास्टर जी इन्फो आपके लिए सेवा पर हमेशा तत्पर रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो अभ्युदय योजना की जो शुरुआत है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में किया गया है, निःशुल्क तैयारी कोचिंग के लिए। नेक्स्ट है 91 नंबर प्रश्न, गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष कुल कितने पद्म अलंकार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री प्रदान किया गया दोस्तों? तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा 119। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 30वां सरस्वती सम्मान 2020 के से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को 30वां सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, डेजर्ट फ्लैग 6 वायुसेना अभ्यास के किस देश की मेजबानी में 3 से 27 मार्च 2021 को आयोजित किया गया था? तो डेजर्ट फ्लैग जो किया जाता है दोस्तों, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत वनस्पति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों की स्थिति को अवरोही क्रम में सजाइए। तो अवरोही क्रम में यहाँ पर सजाना है दोस्तों। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में कौन सी शामिल नहीं है? ये
आपको याद रखना है दोस्तों। तो 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, युवा शक्ति बिहार प्रगति बिल्कुल सही है। सशक्त महिला सक्षम महिला सही है। आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार यह यहाँ पर नहीं हो जाएगा। तो 95 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो जीएसडीपी का यह 2.97% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 97 नंबर प्रश्न। बिहार के किस जिला में मूंगा फूड पार्क बनाया जा रहा है? तो मेगा फूड पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है दोस्तों? तो ये मुजफ्फरपुर जिला में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किस थाना को चुना गया है? तो बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों? तो यह चुना गया है कुर्था अरवल थाना को, कुर्था अरवल के थाना को। नेक्स्ट है, 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आईफा 2021 में फोकस राष्ट्र कौन सा था? तो आईफा 2021 में जो फोकस राष्ट्र था वह था बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट है, 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 100 का जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, यह हो जाएगा जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन के 48वें बैठक की अध्यक्षता 2022 में किया जाना है। 101वां नंबर प्रश्न है, बिहार प्रांत किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार प्रांत किसान सभा की स्थापना नवंबर 1929 में किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 102 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बांकीपुर पटना में। नेक्स्ट है, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच करने के लिए बनी चंपारण एग्रोरियन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो 103 का यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा FG सलाई थे। FG सलाई चंपारण एग्रोरियन समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, प्राचीन मगध महाजनपद में कौन सा आधुनिक क्षेत्र में शामिल है दोस्तों? तो 104 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है, 105वां नंबर प्रश्न। 105वां नंबर प्रश्न है, बिहार में नवपाषाणकालीन युग के अवशेष किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो 105 का जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, यह कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उपयुक्त में से एक से अधिक जगह से, चिरान से भी, चेचर से भी प्राप्त हुए हैं। तो एक से अधिक ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह ने पटना को कब बिहार की राजधानी बनाया था दोस्तों? तो शेरशाह ने पटना को बिहार की राजधानी कब बनाया था? तो इसका जो है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है, 107वां नंबर प्रश्न है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में जो बिहार की राजधानी थी दोस्तों, यह बिहार शरीफ में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान पटना कॉलेज किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी दोस्तों? तो 108 का जो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है डच की फैक्ट्री थी। प्रसिद्ध नर्तकी अमरपाली का संबंध किस नगर से था? तो प्रसिद्ध नर्तकी अमरपाली का जो संबंध है दोस्तों, यह वैशाली से था। कहाँ से था? वैशाली से था। किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा है? तो वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में है। कहाँ पर है? शतपथ ब्राह्मण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? तो उसके तरंगदैर्घ्य पर परिवर्तित हो जाएगा, उसका तरंगदैर्घ्य परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ठीक है, कौन सा मिलान सही नहीं है? तो यहाँ देख सकते हैं, मोनोमीटर गैसों का दाब बिल्कुल सही है, पायरोमीटर उच्च ताप बिल्कुल सही है, ऑडियोमीटर ध्वनिक तीव्रता बिल्कुल सही है, हाइड्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ सभी का सभी दोस्तों सत्य है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सभी का सभी यहाँ पर सत्य हैं, कोई भी गलत कथन नहीं है। SI पद्धति में कितने मूल मात्रक हैं? तो SI पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से पदार्थों में अम्लीय और क्षारीयता होने की प्रकृति का सूचक कौन है? तो अम्लीयता और क्षारीयता की प्रकृति का जो होता है लिटमस, हल्दी, वनीला, लौंग, ये सभी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो फाइबर जो ऑप्टिक्स है यह संपूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए
उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो यह क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। बर्तनों को जो है चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो 117 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कायांतरण में आंत बरी हो जाती है। कायांतरण में आंत बरी हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? तो कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में पाई जाती है? एलीथ्रीन। एलीथ्रीन जो है दोस्तों मच्छर भगाने वाली दवाओं में पाया जाता है। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? तो एक कार्बन क्रेडिट का जो यहाँ पर मान होगा दोस्तों यह 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर के भार का कुल कितना प्रतिशत हिस्सा ऑक्सीजन होता है? तो यह कितना होता है दोस्तों? लगभग 65% होता है। मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन लगभग 65% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? 121वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो मैग्नीशियम आतिशबाजी बिल्कुल सही है, मैग्नीज फर्टिलाइजर बिल्कुल सही है, टंगस्टन इलेक्ट्रॉनिक बल्ब बिल्कुल सही है, जबकि तांबा गैल्वेनोमीटर में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। 122वां नंबर प्रश्न है कि फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने से स्वतः जल उठता है दोस्तों? तो स्वतः जलने वाला जो होता है यह श्वेत फास्फोरस होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की होती है। चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो चूहे मारने की जो दवा है दोस्तों इसमें किसका प्रयोग किया जाता है चूहे मारने की दवाओं में? तो ये एक से अधिक का जो है दोस्तों उपयुक्त में से एक का अधिक का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई सही होने वाला है। सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा में प्रभावित नहीं होती है? तो यानी कि सांस लेने और छोड़ने के दौरान किस गैस में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, वहीं सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न पर विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार करना है, देख लेते हैं। 127 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों उपयुक्त कथनों में किससे संबंधित है? तो यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करती है। तो 127 का ये किसके अग्नाशय के बारे में यह बोल रहा है? किसके बारे में? अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर जो स्थित है सबसे भारी तत्व के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों। तो पृथ्वी पर स्थित सबसे भारी तत्व यूरेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है। 129 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा तना का उदाहरण नहीं है? तो तना का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा दोस्तों? तो शकरकंद जो है जड़ का उदाहरण है, जबकि आलू, गन्ना, अदरक ये सब तना का उदाहरण है। अभावजन्य रोग किससे कहते हैं दोस्तों? अभावजन्य जो रोग है यह पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा। क्या है? प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनके स्रोत पादप नहीं होते हैं यह क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो यह कहलाते हैं संश्लेषित तंतु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? तो अनुवांशिक रोग इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा दोस्तों? तो डेमेशिया जो है दोस्तों यह अनुवांशिक रोग नहीं है, जबकि हीमोफीलिया, वर्णाधानता और ट्रांस सिंड्रोम ये सब अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। तो हमारे शरीर को मुख्य रूप से जो ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों यह हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो सक्रिय धर्मियों का प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के यहाँ पर उपचार के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग किया जाता है, आर्सेनिक 74 का भी प्रयोग किया जाता है। तो उपयुक्त में से एक अधिक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 136 नंबर प्रश्न है, भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली आंसू गैस कौन सी है दोस्तों? तो आंसू गैस भीड़ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली गैस अमोनिया है। कौन सी है?
अमोनिया है। ठीक है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होती है? तो 137 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत में। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में जमा हो जाती है। विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग नहीं होता है दोस्तों? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रतौंधी होता ही है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, यानी कि एक से अधिक यहाँ पर हो जाएगा। रिक्टेस विटामिन डी की कमी से हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। जीरोप्थेलेमिया और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। और यहाँ बी और डी जो है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से रिक्टेस होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो 138 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है H1N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? तो 139 का यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा बर्ड फ्लू होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो द पॉलिटिक्स जो पुस्तक है दोस्तों, इसके लेखक जो हैं 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अरस्तु। तो पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तु। तभी हम लोगों ने देखा एडुटेरिया पब्लिकेशन का 68वीं बीपीएससी के लिए सेट नंबर 1। आशा करता हूं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मास्टर दी इन्फो आपकी सेवा पर हमेशा तत्पर रहेगा। जय हिंद, जय भारत।